स्टूडेंट। तो पिछली क्लास में अपन ने यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ा था कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन C4H10। तो इसका आंसर अपन देख सकते हैं कि इसके 5 आंसर होगा। तो और देखो अब अपन नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं जो हमें करना है। नेक्स्ट है बच्चों अपने लिए फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट आइसोमेरिज्म है, फोर्थ पार्ट, वो है अपने लिए फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, देखो सबसे पहले इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के अंदर कुछ पेयर्स हैं, वो भी वही आपको याद रखने हैं। जैसे अल्कोहल के साथ किसका आइसोमेरिज्म हो सकता है? अल्कोहल के साथ आपका इथर के साथ आइसोमेरिज्म हो सकता है। ठीक है, इथर का जनरल फॉर्मूला ROR। तो पिछली क्लास में इसको यूज भी किया था आपने, आपको पता हो तो एग्जाम्पल की बात करते हैं कि CH3 CH2 OH अपने पास है। तो यदि मैं इसको इस तरीके से लिख दूं CH3O CH3, तो they should have same chemical formula C2H6O, right? C2H6O, but they are different, है ना? ये अल्कोहल है और ये इथर है, तो दोनों डिफरेंट है। तो कैसा आइसोमर्स हो जाएंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, क्योंकि एक अल्कोहल है और एक इथर है, तो दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो गए ना। तो कैसा आइसोमर हो जाएंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH2 CH3, sorry, not CH3, this is CH2 CH2OH। तो इसको अपन बोल सकते हैं ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो ब्यूटेनॉल को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ब्यूटेनॉल का आइसोमेरिज्म बनाना ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस तरीके से, है ना? अब आप कहोगे सर इसने आपको मिडिल में क्यों लगाया? आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो। तो मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो हमारे पास जो सेकंड स्ट्रक्चर है उसका नाम कैसे लिया जाएगा? नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो हमारी जो पेरेंट चेन है, इसके अंदर ये पेरेंट चेन है, 3 कार्बन की पेरेंट चेन है। तो ये ऐसा ब्रांच काम करेगा। तो इसको बोला जाएगा मिथाइल प्रोपाइल ईथर। मिथाइल इथाइल, सॉरी, मिथाइल प्रोपाइल ईथर बोला जाएगा इसको। ठीक है, नहीं तो आप इसको ऐसे भी बोल तो सकते हो कि मिथॉक्सी, इसका एक और नाम हो सकता है बच्चों, मिथॉक्सी प्रोपाइल भी बोल सकते हो। मिथॉक्सी, वैसे इसका नाम भी छोड़ देते हैं। तो आपको ये लिखा जाएगा मिथाइल प्रोपाइल ईथर, है ना? सेकंड वाले में देखो, इसको बोला जाएगा डाई इथाइल ईथर। ठीक है, और ऊपर वाला तो ब्यूटेन वनॉल है ही। ब्यूटेनॉल बोलूं या ब्यूटेन वनॉल बोलूं, बात एक है ही। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन, इसमें आपसे क्या कहा जाएगा कि 1 और 2 में क्या रिलेशन है? 1 and 2 आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, सॉरी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए सेकंड और
थर्ड में कैसा आइसोमेरिज्म है, सेकंड और थर्ड में। सेकंड और थर्ड के अंदर देखो दोनों ही ईथर है, तो फंक्शनल ग्रुप तो नहीं हो सकता। यहां पर आपका आइसोमेरिज्म है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म बोला जाएगा कि भाई अपने पास मेटामेरिज्म में क्या होता है कि आपका जो ग्रुप होता है वो चेन के अंदर डिसलोकेट होता रहता है। चेन के अंदर अपनी पोजीशन क्या करेगा, चेंज करता रहेगा, तो उससे हम बोलते हैं मेटामेरिज्म, है ना। तो मेटामेरिज्म अपन पढ़ेंगे वापस अलग से, बट यहाँ पे आया है तो मैं बता देता हूँ कि इसको अपन मेटामेरिज्म बोलेंगे कि चेन के अंदर ऑक्सीजन अपनी पोजीशन क्या कर रहा है, डिसलोकेट कर रहा है। लेकिन याद रखना जो पे यहाँ पे अपना फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन इथर बना रहा है ना, तो वो चेन के कभी टर्मिनल पे नहीं आएगा, चेन की मिडिल पोजीशन पे रहेगा। तो उसमें यदि वो डिसलोकेट होता है तो उसे बोलेंगे मेटामेरिज्म। ठीक है। जैसे यहाँ पर ये क्या था, एक कार्बन और तीन कार्बन के बीच में था, यहाँ पे क्या हो गया, दो कार्बन लेफ्ट में और दो कार्बन राइट में, उसके बीच में आ गया, तो इसे बोला जाएगा मेटामेरिज्म। ठीक है, देखेंगे अपन मेटामेरिज्म को वापस, लेकिन अभी अपन जो अपना टॉपिक है वो नहीं छोड़ते हैं। तो बात समझ में आ रही है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कैसे आ गया, अल्कोहल के साथ इथर का ही बनेगा और किसी के साथ नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट एल्डिहाइड, कीटोन और अनसैचुरेटेड अल्कोहल, और साथ में साइक्लिक इथर। साइक्लिक इथर या कह सकते हो साइक्लिक अल्कोहल। इनके बीच में आपस में कैसा होगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। जैसे देखो C4H8O, डीयू कितनी आ रही है इसके अंदर, देखो जरा, मैंने बताया था डीयू के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ऐसे ही हटा दो, ऑक्सीजन को ऐसे ही हटा दो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C4H8। फिर मैंने बताया था इसको एल्केन में कन्वर्ट करो, एल्केन में, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो C4H कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पर डेल्टा H कितना आ रहा है, डी बराबर यही होता है ना, डेल्टा H/2। डेल्टा H कितना, हाइड्रोजन में डिफरेंस कितना आ रहा है, इधर 10 है इधर 8 है, तो कितना आ रहा है डिफरेंस, 2 डिवाइड बाई 2 1। इसका मतलब डी यहाँ पर कितनी है, 1 है। ठीक है, देखो, तो इस फॉर्मूले से अपन ऐसा बना सकते हैं कि हमारे पास एक एल्डिहाइड हो, है ना। ओरिजिनल फॉर्मूला अपने पास ये था, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, एल्डिहाइड बना सकते हैं, और क्या बना सकते थे, अभी मैंने बताया कि इसे कीटोन बना सकते हैं, ऐसे कीटोन बन सकता है। ठीक है, ये आपका पहले वाला एल्डिहाइड है, ये आपका कीटोन है। ठीक है, और क्या बना सकते हैं, मैंने बोला था अनसैचुरेटेड अल्कोहल, अनसैचुरेटेड अल्कोहल बनाना है तो आप कुछ इस तरीके से बना लो। ठीक है, तो ये टोटोमेरिज्म हो जाएगा, ये एक अलग चीज है। इसको ऐसे बना सकते हैं, अनसैचुरेटेड अल्कोहल बन जाएगा ना, डबल बॉन्ड है साथ में OH है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल। ठीक है, और क्या बना सकते हैं, मैंने बताया था साइक्लिक ईथर बना सकते हैं, ऐसे साइक्लिक ईथर। और क्या बोला था, साइक्लिक अल्कोहल बना सकते हैं, ऐसे, है ना। अपन पॉसिबिलिटी नहीं देख चेक कर रहे हैं कि कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, बस अपन देख रहे हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज, नहीं क्या क्या तरीके बन सकते हैं। साइक्लिक ईथर, ये क्या बन गया, साइक्लिक अल्कोहल। तो आपको पूछा जाए फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन है,
क्या बोलेंगे आप? फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन है? तो आप बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फर्स्ट एंड सेकंड आपके फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ग्रुप आइसोमेर, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड एंड थर्ड कॉम्बिनेशन बना लो। फर्स्ट एंड फिफ्थ सारे के सारे क्या हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ही हैं, ठीक है। गॉट इट। तो कॉम्बिनेशन याद रखना है कि भाई एल्डिहाइड के साथ कीटोन का होगा, अनसैचुरेटेड अल्कोहल का होगा, साइक्लिक ईथर का होगा और साइक्लिक अल्कोहल का होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट सी। नेक्स्ट पॉइंट सी में अपने पास है एसिड, एस्टर, हाइड्रोक्सिल कार्बोनिल, हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। देखो, जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, केमिकल फॉर्मूला लेते हैं C3H6O2। इसके लिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस पहले बताओ कितना आएगा। इसके लिए क्या करते थे? ऑक्सीजन को हटा देते थे। ऑक्सीजन को हटा देंगे और सिंपल सा क्या बनाएंगे? ये C3H6। अब इसको कन्वर्ट कर दो तुम एल्केन में। एल्केन में कन्वर्ट करोगे तो क्या बन जाएगा? C3H8। हाइड्रोजन में डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों? 2। तो 2/2 कितना आ जाएगा? 1। इसका मतलब एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस है, मतलब या तो एक रिंग बना सकते हो या एक डबल बॉन्ड बना सकते हो, ठीक है। तो देखो, इसके अंदर मैंने डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन बनाया और इस तरीके से रख दिया। तो ये एक प्रोपेनोइक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना। इसमें भी कितना हो रहा है? 3 ही कार्बन हो रहा है, लेकिन ये आपका क्या है? एस्टर है ना। अगला, ये आपका क्या बन रहा है? कार्बोनाइल ग्रुप भी है और साथ में क्या हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल बोलेंगे इसको, हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल। तो बच्चों आप कहोगे सर इसमें क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं? तो क्वेश्चन सिंपल सा है। भाई दो ग्रुप दे देंगे और इसमें पूछेंगे इसका ऐसा आइसोमेरिज्म होगा क्या, ये स्टेटमेंट सही है गलत, ऐसे भी पूछ सकते हैं। आपसे कह देगा कि भाई मेरे पास ये वन है स्ट्रक्चर और ये सेकंड स्ट्रक्चर है, तो इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म है? तो केमिकल फॉर्मूला सेम है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एस्टर है, तो सिंपल सी बात है, ये कैसा आइसोमेरिज्म होंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। तो ये कॉम्बिनेशन फिक्स रहेंगे कि इसी कॉम्बिनेशन के साथ ये आएंगे। एस्टर का देखना है तो एस्टर का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ही दिखेगा और हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल के साथ ही दिखेगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है, सिंपल ही चीजें पूछी जा रही है, बस अच्छे से पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट, ये कौन सा नंबर हो गया था अपना, पर लिख ही नहीं रहे। तो मान लेते हैं डी वाला, सी लिखा ऊपर तो इधर डी लिख देता हूँ। नेक्स्ट है आपका एल्कीन, एल्काइन और एल्काडाइन। एल्काडाइन, एल्काडाइन का मतलब हो गया कॉमुलेटेड डाइन, है ना। अपन ने पढ़ा है, यदि आप लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा एल्काडाइन, कॉमुलेटेड डाइन अपन ने पढ़ा है, ठीक है। नहीं तो अभी अपन नीचे देख ही रहे हैं इसको। देखो एग्जाम्पल के थ्रू, C4H6, तो डी कितनी है? 6। नहीं 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 नहीं, 1, ठीक है।
डी वन नहीं है, डी टू है यहाँ पे, है ना। एल्केन क्या बन जाएगा, C4H10 बन जाएगा ना, डिफरेंस यहाँ पर 4 का है, तो 4/2 डी टू हो जाएगी। ठीक है, देखो CH2 डबल बॉन्ड, इसको ऐसे नहीं दिखाते, थोड़ा ऐसे दिखाते हैं। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, CH3, और ऐसे CH2 डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, CH ऐसे लिखो। ठीक है, तो ये वाला अपना क्या बन गया, एल्कीन है, रेजोनेंस के अंदर है, दोनों के दोनों डबल बॉन्ड जो है रेजोनेंस के अंदर है। ये आपके पास क्या बन गया, एल्काइन बन गया। और ये आपके पास क्या बन गया, एल्का डाइईन बन गया। मतलब ये आपका कॉमुलेटेड डाइन है। मतलब जब आपके डबल बॉन्ड एक सीक्वेंस में हो तो उसे इस प्रकार बोला जाता है, कॉमुलेटेड डाइईन। लिख लो, कॉमुलेटेड डाइईन। ठीक है, तो इन तीनों में आपस में कैसा आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका ई पार्ट, साइनाइड एंड आइसोसाइन। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, देखो एग्जाम्पल CH3CN, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3NC। तो इसको बोला जाता है साइनाइड, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे साइनाइड है। और यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है नाइट्रोजन कनेक्टिविटी दिखा रहा है कार्बन से, तो इसे बोला जाएगा आइसो साइनाइड। ठीक है, नाम है, क्या कर सकते हैं, याद रखना पड़ेगा। अगला है अपने पास F, नाइट्रो एल्कीन, नाइट्रो एल्कीन्स और एल्काइल नाइट्राइल। हल्के में बिल्कुल नहीं लेना बच्चों, ये ऐसा सिंपल क्वेश्चन आता है और फ्री के नंबर देके जाता है। एल्काइल नाइट्राइड्स, देखो इसमें क्या होता है कि हमारे पास CH3 और ऐसे NO ग्रुप लगा होगा। ठीक है, CH3NO2 बोला जाएगा इसको। इसको यदि आप पढ़ लोगे तो कोऑर्डिनेशन चैप्टर में भी इसकी हेल्प हो जाएगी आपकी। तो CH3ONO ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको लिखा जाएगा CH3ONO। तो थोड़ा इस पे गौर करो, यहाँ आपने NO2 लिखा है और यहाँ पे आपने ONO लिखा है ना। तो कार्बन जो अपनी चेन थी कार्बन वाली, तो उससे कनेक्टिविटी यहाँ पे नाइट्रोजन दिखा और यहाँ पे ऑक्सीजन दिखा रहा है, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है। तो एक तरफ है नाइट्रो ग्रुप और एक तरफ तरफ है नाइट्राइल्स ग्रुप। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अपना डिफरेंट डिग्री ऑफ एमीन्स, डिफरेंट डिग्री ऑफ एमीन्स। देखो देखो, फॉर्मूला लिखा अपन ने C3H9 और N, कोई ड्यू नहीं है इसके अंदर, ड्यू जीरो है। देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, तो ये 3 डिग्री एमीन है। एमीन की डिग्री कैसे देखी जाती है, कि देखा जाता है कि नाइट्रोजन से कितने कार्बन कनेक्टेड है। वापस सुनो,
नाइट्रोजन से कितने कार्बन कनेक्टेड है वही उसकी क्या होगी, डिग्री होगी। तो उसे बोला जाता है 3 डिग्री एमीन। क्या बोला जाएगा इसको, 3 डिग्री एमीन। अच्छा, इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन डायरेक्टली दो कार्बन से कनेक्टेड है, डायरेक्टली देखना है। डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्टेड है, एक तो ये और एक ये। तो डायरेक्टली दो कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए बोलेंगे इसको 2 डिग्री एमीन। ठीक है। नेक्स्ट देखो कि अपन ने नाइट्रोजन को कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दे तो CH2 और CH3। यहाँ पर नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्टेड, डायरेक्टली की बात हो रही है, तो 1 डिग्री एमीन बोला जाएगा इसको। तो आपस में तीनों के तीनों क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। ठीक है। लेकिन याद रखना बच्चों, कहीं आप ये डिफरेंट डिग्री ऑफ अल्कोहल में मत लगा देना। अल्कोहल में ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म नहीं होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अल्कोहल के अंदर ये डिफरेंट डिग्री ऑफ फंक्शनल ग्रुप नहीं हो जाएंगे ना। जैसे मैं यहाँ OH लगा दूं, यहाँ OH लगा दूं, या ऐसे OH लगा दूं, तो यहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप की तरह काम नहीं करता है। यदि तो आपने IUPAC अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा यहाँ पर OH फंक्शनल ग्रुप की तरह काम नहीं करता है, यहाँ पे OH ब्रांच की तरह काम करता है। तो यहाँ पे आपकी पेरेंट चेन कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की है। तो यहाँ पे आपकी पेरेंट चेन 4 कार्बन की है, लेकिन पोजीशन चेंज हो चुकी है। यहाँ पर आप पोजीशन क्या बोलोगे, नाम देखो, 1 2 3 4, तो इसको बोलोगे आप ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन ऑल। और यहाँ पे क्या बोलोगे, ब्यूटेन टू ऑल बोलोगे, है ना, ब्यूटेन टू ऑल। तो यहाँ पर मैथमेटिकल नंबर चेंज हो रहा है। तो ये कैसे आइसोमर हुए, पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर्स हुए। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की डिग्री ऐसे, ये ऐसे नहीं होता है। डिग्री ऑलवेज आ रही है कि हाँ ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, लेकिन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स नहीं होते। ठीक है। सिर्फ ये एमीन में ही होता है। देर आर नॉट फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, राइट। डिफरेंट टाइप का आइसोमर है ये। ठीक है। नेक्स्ट देखो, H ऑक्साइन एंड अमाइड, ऑक्साइन एंड अमाइड। इसमें देखो ऑक्साइम क्या होगा, ऑक्साइम अपने आएगा, इसकी नेम रिएक्शन भी आएगी, अपने सिलेबस में है, तो पढ़ देखो अच्छे से ऑक्साइम क्या होता है। देखो ऑक्साइम क्या होता है कि कार्बन होगा, उसमें ऐसे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होगा और नाइट्रोजन से एक OH कनेक्टेड होगा, तो उसे नाम दिया जाता है ऑक्साइम। ठीक है। तो इसका आइसोमेरिज्म किसके साथ होता है, इसका आइसोमेरिज्म होता है आपके अमाइड के साथ। इसको अमाइड बोला जाता है। तो अपन फॉर्मूला लिख के देखते हैं, CH3CO NH2, ये अपना अमाइड है, और ये अपना क्या है, CH डबल बॉन्ड NOH। केमिकल फॉर्मूला एकदम सेम है, लेकिन ये आपका ऑक्साइम है, सॉरी सॉरी, ये आपका है ऑक्साइम, और ये है आपका अमाइड। तो दोनों अलग अलग हुआ। तो ये कैसा आइसोमर्स है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो अब अपना लास्ट रहा है, लास्ट है आपका थायो अल्कोहल एंड थायो ईथर। थायो, थायो ईथर। देखो
CH3 ये अल्कोहल की तरह ही है। SH ये थायोल हो गया, और ये थायो ईथर हो गया। ठीक है, तो ये सेम ही दिख रहा है। तो यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी अपन का ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खत्म हो गए। अभी अपना टोटोमेरिज्म रहता है, तो टोटोमेरिज्म इज अगेन इम्पोर्टेंट। तो अपन उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।